हेलो दोस्तों, मैं ममता भास्कर। शिक्षा कौशल में पूरा चैप्टर करवाने के बाद 8 चैप्टर थे, 8 चैप्टर थ्योरी करवाने के बाद अब आखिरी चैप्टर जो 8वां चैप्टर था उसका प्रश्नोत्तर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर। चलिए देखते हैं आज की वीडियो। देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चे को शिक्षा की हद में ले सकते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए कौन कौन से बच्चे को शिक्षा के हद में ले सकते हैं, वो है आंसर है ये वाला आंसर है। ऐसा तीर जो बनाए हैं इसको आंसर लिखे हैं हम। कार्यशील बच्चे, सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, कार्यशील बच्चे, सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, ये तीनों ही शिक्षा के हद में ले सकते हैं, अर्थात उपर्युक्त तीनों सही है, उपर्युक्त सभी आंसर सही है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। प्राचीन काल में शिक्षा में निपुण होते थे। प्राचीन काल में किन किन लोगों को शिक्षा दी जाती थी, किन किन लोग शिक्षा में निपुण होते थे, तो वो होते थे ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों होते थे, तो ऑप्शन ये दोनों सही है। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। समावेशी बालक समूह बनाते हैं। समावेशी बालक जो समूह बनाते हैं वो बनाते हैं विषमांगी लोगों से, विषमांगी समूह बनाते हैं। और चौथा क्वेश्चन है हमारा, विकृत बालकों को बनाना चाहिए। विकृत बालकों को बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए? आंसर है हमारा आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। समावेशी आवासीय संस्थाएं जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं, आंसर है हमारा अमेरिका एवं ब्रिटेन में। अमेरिका एवं ब्रिटेन में समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। और छठवां क्वेश्चन है हमारा, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है, आंसर देखते हैं क्या है? औसत बालक से कम होती है, औसत बालक से कम होती है, आंसर है हमारा ये। अगला क्वेश्चन है, मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। मंदित बालकों की शिक्षा हेतु क्या ध्यान रखें, देखते हैं आंसर क्या है? रुचि एवं अभिप्रेरणा, ये दोनों सही है। रुचि एवं अभिप्रेरणा का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों के प्रकार हैं। पिछड़े बालकों के कितने प्रकार हैं, देखते हैं? सामान्य पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन, ये दोनों। सामान्य पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन, अर्थात ये दोनों जो है ऑप्शन हमारा सही है। अपवंचित बालकों के प्रकार हैं। अपवंचित बालकों के प्रकार हैं, देखते हैं आंसर क्या है? सामाजिक आर्थिक शैक्षिक रूप से वंचित बालक, आर्थिक रूप से वंचित बालक एवं शैक्षिक रूप से वंचित बालक, ये सभी आते हैं, ये सभी प्रकार हैं, उपर्युक्त सभी, आंसर हमारा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 10वां हमारा, अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, यह कथन किसका है? यह कथन है हमारा गार्डन साहब का। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है। वाणी बाधित बालकों का किन किन अंगों से संबंध होता है, देखते हैं? श्रवण बाधित यानी कि कान से संबंधित होते हैं, कान के बहरे भी हो सकते हैं, कान से संबंधित हो गए। भाषा बाधित यानी कि बोल कंपाना, यहाँ श्रवण बाधित सुन कंपाना, बोल कंपाना। अधिगम असमर्थी बालक होते हैं और उपर्युक्त सभी,
तो ये सभी होते हैं, तो आंसर हमारा उपर्युक्त सभी सही है। और अगला क्वेश्चन 12वां है हमारा 12वां। भाषा का कौशल होता है। भाषा का कौशल जो होता है, तो आंसर है हमारा बोलना, पढ़ना, लिखना, अर्थात ये सभी हैं, तो ये सभी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंभीर दृष्टि बाधित। गंभीर दृष्टि बाधित यानी कि आंखों से एकदम दिखाई न देना। गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है 2/20 होती है। आंसर हमारा ये सही है। अगला क्वेश्चन 14 देखते हैं। हकलाने के कारण हैं। हकलाने के कौन कौन से कारण हैं जिससे बालक हकलाता है, तो वो है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। ये दोनों हैं जिसके हकलाने के कारण हैं, ये दोनों हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा ये दोनों सही है। और अगला क्वेश्चन 15वां है। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है, यानी कि जो बालक कान से सुन नहीं पाते हैं उन्हें श्रवण बाधित बालक कहते हैं। उनका वर्गीकरण का आधार किसमें होता है, तो जो डेसिबल अंक होता है उससे नापने पे पता चलता है कि किस हद तक बालक सुन सकता है और किस हद तक नहीं सुन पाता है। तो आंसर हमारा ये है कि डेसिबल अंक। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है। श्रवण बाधित के वर्ग होते हैं। श्रवण बाधित के कौन कौन से वर्ग होते हैं, देखते हैं आंसर। कम बाधित, मंद बाधित, ये कम बाधित, मंद बाधित, गंभीर बाधित, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि ये सभी ऑप्शन सही है, आंसर सही है। अगला क्वेश्चन 17 वाला देखते हैं। गंभीर श्रवण बाधित बालकों की, गंभीर श्रवण बाधित बालकों में कितने डीबी तक की श्रवण बाधिता होती है। गंभीर श्रवण बाधित बालकों में कितने डीबी तक की श्रवण बाधिता होती है, तो देखते हैं आंसर 70 से 80 डीबी तक होती है। 70 से 80 डीबी तक होती है, आंसर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है 18वां। पूर्ण श्रवण बाधित बालक में कितने डीबी तक की श्रवण बाधिता होती है। पूर्ण श्रवण बाधित बालक में, पूर्ण श्रवण बाधित बालक में कितने डीबी तक की श्रवण बाधिता होती है, तो होती है 90 डीबी तक। आंसर सही, ये वाला सही है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। मानसिक मंद बालक को, मानसिक मंद बालक को इस नाम से भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं, देखते हैं आंसर क्या है हमारा। अल्प बुद्धि। अल्प बुद्धि नाम से भी कहते हैं। मानसिक मंद बालक को अल्प बुद्धि नाम से भी जाना जाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है। 50 से 69 बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है। 50 से 69 बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो वो है दुर्बल बुद्धि। आंसर दुर्बल बुद्धि वाले में रखा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा। मानसिक मंद बालकों की पहचान। मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं, तो हमारा आंसर है 3 प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। अन्वेषण विधि की खोज किसने की थी, तो ये आंसर है इसका आर्मस्ट्रांग के द्वारा किया गया था खोज इसका। और 23वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। परंपरागत पद्धति है। परंपरागत यानी कि परंपरा की तरीके से जो चली आ रही है वो पद्धति है, यानी कि पढ़ाने में जो परंपरागत तौर पर चली आ रही है
वो है हमारी व्याख्यान पद्धति, यानी कि जो मौखिक रूप से व्याख्यान के द्वारा बोलकर जो पढ़ाते हैं, ये परंपरागत पद्धति चली आ रही है हमारी, तो व्याख्यान पद्धति है। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, समग्रता पर आधारित है। समग्रता पर आधारित है तो वो है निगमन। निगमन समग्रता पर आधारित है। और 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ज्ञात से अज्ञात का सूत्र लागू होता है। ज्ञात से अज्ञात का सूत्र जो लागू होता है वो होता है विश्लेषण में। आंसर हमारा सही है ये वाला। 26 क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 26 नंबर, श्यामपट्ट कैसा उपकरण है? श्यामपट्ट कैसा उपकरण है? कठोर है या फिर मृदु? तो हमारा आंसर कठोर सही है। श्यामपट्ट कठोर उपकरण है, मृदु गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 क्वेश्चन। 27वां नंबर, संगणक का संबंध है। संगणक का संबंध है तो वो है हमारा अनुदेशन से। आंसर यही है हमारा सही। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। देखते हैं किस किस तरह का प्रावधान है। पहला इसमें है विशिष्ट शिक्षा, दूसरा मुख्य धारा और तीसरा समन्वित शिक्षा, उपयुक्त सभी। यानी कि सभी दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान, ये सभी प्रावधान है, यानी कि आंसर हमारा ऑप्शन उपयुक्त सभी सही होगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 28 नंबर है। 28 नंबर के बाद हमने यहाँ पर 29 नंबर यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, क्योंकि जगह खाली था इसलिए हमने वहाँ पर भी लिख दिया। तो 29 नंबर देखते हैं, दूर है। दूर है का आंसर दूर क्या है? तो वो है पर्यटन, आंसर इसका सही है। और क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो 30 क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ वो हुआ मानवीकरण की। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, अच्छी निर्देशन सेवा होती है। अच्छी निर्देशन सेवा होती है वो होती है बाल केंद्रित पर। और 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन अनुरूप है। मूल्यांकन अनुरूप है वो है आंसर हमारा विधि के। आंसर हो गया विधि के। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 33 नंबर यहाँ पर लिखा है हमने, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं। विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं। आंसर देखते हैं, शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक अवस्था, मानसिक स्थिति, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि ये सभी विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार के रूप में आते हैं सब। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन है। यह कथन किसने कहा है? तो कहा है NCERT द्वारा यह कथन कहा गया है। NCERT का है। आंसर ये वाला होगा इसका। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है। तथा शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो आंसर देखते हैं कि किसका कथन है। कोठारी कमीशन का कथन है ये। कोठारी कमीशन का कथन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से। मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है?
आंसर देखते हैं हमारा क्या है। रायमर्स व गेज का कथन है। रायमर्स व गेज का कथन है। अगला क्वेश्चन हमारा 37 नंबर। मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है। मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है तो कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। आंसर देखते हैं हम अपना 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। आंसर सही है वो। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है। आंसर देखते हैं अपना स्वाभाविकरण करना। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है स्वाभाविकरण करना। आंसर हमारा ये होगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी है। इन्होंने दिए। चलिए आंसर देखते हैं अपना। दिए हैं यह परिभाषा किसने दी है तो दिए हैं डानडेकर ने। डानडेकर साहब ने दिया है इस परिभाषा को। अगला नंबर है 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। तो कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर, यह हमारा आंसर है और यही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। ई बी बेसले के अनुसार मूल्यांकन एक डॉट डॉट प्रक्रिया है। बीच में भरना है आपको। क्या भरना है यहाँ पर। तो ई बी बेसले के अनुसार मूल्यांकन डॉट डॉट प्रक्रिया है तो आंसर हमारा व्यापक प्रक्रिया है। यहाँ पर व्यापक भरा जाएगा। व्यापक प्रक्रिया है। देखते हैं अपना 42 नंबर है क्वेश्चन। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह परिभाषा किसने दी है तो यह परिभाषा दी है हमारे बेसले साहब ने। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। मूल्यांकन है क्वेश्चन है। मूल्यांकन है। आंसर देखते हैं। उद्देश्य केंद्रित है। उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध एक व्यवस्थित पद्धति है। उपर्युक्त सभी सत्य है तो आंसर हमारा ऑप्शन उपर्युक्त सभी सही होता है। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन के कितने सोपान हैं। तो मूल्यांकन के कितने सोपान हैं तो मूल्यांकन के 3 सोपान बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है। ये है मापन पूर्णतः डॉट डॉट होता है। इसमें क्या भरा जाएगा। मापन पूर्णतः डॉट डॉट होता है। इसमें भरा जाएगा अनिश्चित। मापन पूर्णतः अनिश्चित होता है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन था मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। आंसर है हमारा शैक्षिक उद्देश्य परिवर्तन, अधिगम अनुभव परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन हमारा सही है। अगला नंबर देखते हैं अपना 47 नंबर देखते हैं। मापन की भूमिका है। मापन की क्या भूमिका है। आंसर देखते हैं इसके अंतर्गत। वस्तु को संख्या प्रदान करना,
घटना को संख्या प्रदान करना या फिर नियमानुसार संख्या प्रदान करना। उपर्युक्त सभी चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये सही है हमारा उपर्युक्त सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। महेश ने गणित विषय की परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किए हैं, यह प्रक्रिया है। महेश ने गणित विषय की परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किए हैं, यह प्रक्रिया है। तो यह प्रक्रिया मापन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। मापन का उपयोग किया जाता है। मापन का उपयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है? देखते हैं कहाँ पर। तो आंसर है हमारा छात्र का परिणात्मक मूल्यांकन निर्धारण में। छात्र का परिणात्मक मूल्यांकन निर्धारण में किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं अपना। कक्षा के मापन में प्रयोग की जाती है। कक्षा के मापन में प्रयोग की जाती है, तो वो की जाती है नामित मापनी का प्रयोग किया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस परीक्षण से शिक्षार्थी की किसी विषय या अनेक विषयों में कठिनाई ज्ञात की जा सकती है, उसे कहते हैं तो उसे कहते हैं हम, आंसर है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है। मापन में स्वमानक शब्द का प्रयोग। मापन में स्वमानक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया या किसने किया? तो किया है इन्होंने रायमंड काइटल साहब ने किया है। रायमंड काइटल साहब ने किया है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। एक अच्छे परीक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन से गुण आवश्यक हैं? तो कौन से गुण आवश्यक हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन हमने लिखा है। देखते हैं पहला ए ऑप्शन, नंबर ए वाला देखते हैं। परीक्षण में किसी उत्तर पर मूल्यांकन कर्ताओं द्वारा समान अंक प्रदान किए जाते हैं तथा अंक प्रदान करते समय मूल्यांकनकर्ता अपनी व्यक्तिगत रुचि अथवा धारणाओं से प्रभावित नहीं होता है। और बी नंबर ऑप्शन देखते हैं अपना। परीक्षण उन्हीं गुणों का मापन होता है जिनके लिए उनका निर्माण किया गया है। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं अपना। परीक्षण के बार बार प्रयोग करने से प्राप्त परिणामों या अंकों में संगति पाई जाती है। और डी नंबर देखते हैं अपना। डी नंबर ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो ये हमारा तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही होता है, उपर्युक्त सभी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। भौतिक मापन है। भौतिक कैसा मापन है? तो भौतिक स्थिर मापन है, आंसर स्थिर सही है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समान इकाई मापन है। समान इकाई कैसा मापन है? तो आंसर है हमारा अंतराल मापने का। 56 क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिणामों की पुष्टि संबंधित है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिणामों की पुष्टि संबंधित है, तो आंसर है हमारा व्यवहार परिवर्तन से। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षता आधारित मूल्यांकन है। दक्षता आधारित मूल्यांकन कैसा मूल्यांकन है? आंसर देखते हैं अपना। सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन या फिर ये दोनों। तो ये दोनों हमारा ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है। कक्षों उन्नति का प्रमुख साधन है। कक्षों उन्नति का प्रमुख साधन है, तो आंसर है हमारा
वार्षिक परीक्षा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है। विभक्त कर दिया जाता है या कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो आंसर है हमारा 10 भागों में विभक्त किया गया है। तो अगला नंबर देखते हैं अपना 60 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है प्रविधि का निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है प्राथमिक कक्षाओं में। अगला नंबर है छात्रों के वैयक्तिक संबंधी पक्ष हैं। छात्रों के वैयक्तिक संबंधी जो पक्ष हैं वो कितने हैं? तो आंसर है हमारा 10 पक्ष हैं। अगला नंबर है क्वेश्चन का पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं हैं। पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं हैं, देखते हैं आंसर अपना। वाद विवाद, खेल कूद, तैरना, ये सभी आंसर सही है। पाठ संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं, तो हमारा ऑप्शन ये सभी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है। सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है। आंसर देखते हैं अपना सार्थक ज्ञान के लिए, निरर्थक ज्ञान के लिए, अथवा ये दोनों। तो सार्थक और निरर्थक ज्ञान के लिए हमारा आंसर दोनों सही है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं। ड्रिल विधि के आधार पर छात्र कैसे सीखते हैं? देखते हैं आंसर अपना। पहाड़े, गिनती, कविता, ये सभी द्वारा सीखते हैं। अगला नंबर ये है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण द्वारा दिया जाता है। तो परीक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? तो 3 RS के द्वारा परीक्षण दिया जाता है। इसमें क्या होता है? पढ़ना, लिखना और अंकगणित कार्यक्रम बहुआयामी राष्ट्रीय कार्यक्रम है। पढ़ना, लिखना, अंकगणित और बहुआयामी राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका विद्यार्थियों की साक्षरता और संख्यात्मकता को बेहतर बनाना है। अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ज्ञानात्मक पक्ष है। इसका आंसर क्या है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, ये दोनों। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर है ज्ञान तत्व का विस्तार है। ज्ञान तत्व का विस्तार है, तो वो है अनंत आंसर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर है भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। आंसर देखते हैं अपना मान्यताएं, चारित्रिक गुण, अभिवृत्तियां, ये सभी आंसर हमारा सही है, क्योंकि ऑप्शन सब सही है। भावनात्मक पक्ष के उद्देश्यों में शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है कौशल की कुशलता को डाट भागों में बांटा जा सकता है। कौशल की कुशलता को डाट कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। आंसर हमारा 4 सही है। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का अर्थ है। मूल्यांकन का क्या अर्थ है? आंसर देखते हैं अपना छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच करना मूल्यांकन का अर्थ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बोध का आधार होता है। बोध का क्या आधार होता है? आंसर देखते हैं अपना अत्यंत सूक्ष्म, गहरा, अलौकिक, ये सभी। तो हमारा ये सभी ऑप्शन
सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है, प्रश्नावली सूची संबंधित है। प्रश्नावली सूची किससे संबंधित है? तो वो है परिप्रेक्षा आकार से। परिप्रेक्षा आकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, प्रश्नावली होती है। प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 4 प्रकार की प्रश्नावली होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साक्षात्कार संबंधित है। साक्षात्कार किससे संबंधित है? तो ये है अनुसूची से संबंधित, अनुसूची से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, सूचना दाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ अथवा नहीं में उत्तर देता है? सूचना दाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ अथवा नहीं में उत्तर देता है? तो वो है हमारी प्रतिबंधित। प्रतिबंधित में आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, चिन्हांकन सूची का प्रयोग किया जाता है। चिन्हांकन सूची का प्रयोग जो किया जाता है, आंसर देखते हैं, सामूहिक गुणों को व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने के लिए। सामूहिक गुणों को व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है चिन्हांकन का। अगला क्वेश्चन है, निर्धारण मापनी है। निर्धारण मापनी है तो वो है द्विध्रुवी मापनी है। निर्धारण मापनी द्विध्रुवी मापनी है। अगला क्वेश्चन है, गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं। गुणों के मापन के लिए जो प्रयोग करते हैं वो है निर्धारण सूची का। निर्धारण सूची का मापन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। अशाब्दिक अशाब्दिक निर्धारण मापनी है, इसको क्या कहते हैं? आंसर देखते हैं अपना, आत्म निर्धारण विधि से। अशाब्दिक निर्धारण मापनी जो है उसको कहते हैं आत्म निर्धारण मापनी विधि कहते हैं। आत्म निर्धारण विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है। निर्धारण मापनी का जो महत्वपूर्ण भाग है वो क्या है? वो है विषय। आंसर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है। अवलोकन प्रणाली का जो मूल आधार है वो है आंसर हमारा वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। उत्तम परीक्षण की क्या विशेषताएं हैं? आंसर देखते हैं अपना, वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, ये सभी। तो ऑप्शन हमारा ये सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबद्ध हैं। शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबद्ध है तो वो है घनिष्ठ। आंसर हमारा सही है, घनिष्ठ संबंध है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा स्तर को कैसे ज्ञात किया जाता है? आंसर देखते हैं अपना, छात्र के अधिगम स्तर को। छात्र के अधिगम स्तर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है। मूल्यांकन करने के जो उपकरण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है वैध। मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है वैध। अगला है, इनमें से कौन कौन से शिक्षक के उद्देश्य हैं? इनमें से कौन कौन से शिक्षक के उद्देश्य हैं? आंसर देखते हैं अपना, ज्ञान व अनुभव पर बल। ज्ञान व अनुभव पर बल। और अगला, चित्त वृत्तियों का निरोध अथवा ऑप्शन दूसरा है ये दोनों। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही है। तो ऑप्शन हमारा ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक शिक्षा आरंभ करने की आयु कितनी मानी गई है? तो बौद्धिक शिक्षा आरंभ करने की आयु मानी गई है 8 से 12 वर्ष। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने में लगभग कितना समय लगा? प्राथमिक शिक्षा को
मौलिक अधिकार बनाने में लगभग कितना समय लगा? तो वो लगा समय 52 वर्ष का, 52 वर्ष का समय लगा। और अगला नंबर है, अभी तक क्वेश्चन है, अभी तक लगभग कितने लोगों को साक्षर किया गया है? अभी तक लगभग कितने लोगों को साक्षर किया गया है? तो वो है आंसर हमारा 65.38%। अगला क्वेश्चन है, किस सन तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया गया है? किस सन तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया गया है? वो है 2020 तक, 2020 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्कूल की सुविधा कितने प्रतिशत ग्रामीण आबादी को प्राप्त है? कितने प्रतिशत ग्रामीण आबादी को प्राप्त है? तो वो है 85%। 85%। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्कूलों की सुविधा कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को प्राप्त है? यहाँ पर उच्च प्राथमिक था और यहाँ पर प्राथमिक स्कूलों की सुविधा कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को प्राप्त है? तो वो है आंसर हमारा 94% या 94%। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना शुरू की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना किस सन से शुरू की गई? तो वो है हमारा 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब प्रारंभ हुई? तो देखते हैं आंसर, 1968 ईस्वी में प्रारंभ हुई। 1968 ईस्वी में प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का प्रारंभ किया गया। कोठारी आयोग का प्रारंभ किया गया तो वो किया गया 1964 से लेकर 1966 तक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सन में तैयार करके जारी की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सन में तैयार करके जारी की गई? तो आंसर है हमारा 1986 ईस्वी में, 1986 में जारी की गई। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवेदन तैयार किया गया। प्रतिवेदन कब तैयार किया गया और कितने पृष्ठों में तैयार किया गया? तो इतने 673 पृष्ठों का प्रतिवेदन तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो ये की गई 1882 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का ज्ञान किस वर्ग से जनसाधारण तक नहीं पहुंच सका? शिक्षा का ज्ञान किस वर्ग से जनसाधारण तक नहीं पहुंच सका? आंसर है हमारा उच्च वर्ग से। उच्च वर्ग से। अगला क्वेश्चन है, छात्र को तत्परता से सीखने का अवसर मिलता है। छात्र को तत्परता से सीखने का अवसर कब मिलता है? तो आंसर है हमारा अभिक्रमित अधिगम में। अभिक्रमित अधिगम में। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रमित अधिगम के प्रणेता हैं। अभिक्रमित अधिगम के प्रणेता हैं वो हैं स्किनर साहब हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक अध्यापक को अपनी रुचि के अनुरूप शिक्षण का अवसर मिलता है। प्रत्येक अध्यापक को अपनी रुचि के अनुरूप शिक्षण का अवसर कब मिलता है? तो वो मिलता है टोली शिक्षण में। मिलता है टोली शिक्षण में। अगला क्वेश्चन है,
बोध स्तर के शिक्षण के लिए बोध स्तर के शिक्षण के लिए निरीक्षित अध्ययन को किसने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया? आंसर देखते हैं। मार्विन ने प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सबोर्न ने निम्न में से किस प्रविधि का प्रारंभ किया? ऑक्सबोर्न ने निम्न में से किस प्रविधि का प्रारंभ किया? तो आंसर है हमारा मस्तिष्क उद्वेलन का। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के कार्यों से किस शिक्षण विधि को सैद्धांतिक आधार प्राप्त हुआ? जीन पियाजे के कार्यों से किस शिक्षण विधि को सैद्धांतिक आधार प्राप्त हुआ? आंसर देखते हैं हम, निरीक्षित अध्ययन आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के शिक्षण में उसकी सफलता का द्योतक है। शिक्षक के शिक्षण में उसकी सफलता का द्योतक है। आंसर है हमारा शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण अथवा शिक्षण सूत्र। तो ये सभी आंसर हमारे सही है, ये ऑप्शन सही होता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, बालकों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? बालकों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? तो वो है कक्षा के वातावरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है, तो वो होती है 2। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।